यस। सो नाउ सेकेंड एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट समझते हैं हम। क्या है सेकेंड एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो ये तो हमने पढ़ा था 10th में, तो 10th में जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला है, सिर्फ z आ जाएगा। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। वहां देखो जैसे कि मेरे पास पॉइंट था P। ओके, मेरे पास पॉइंट 2D की बात कर रहे हैं, P x1, y1 ये पॉइंट था, और एक पॉइंट था Q x2, y2। तो हम बोलते थे कि PQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। ये तो पढ़े थे 10th में हम। अब वो भी पढ़े थे कि तुम x2 x1 कुछ भी ले सकते हो। ये फॉर्मूला तुम x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर करोगे प्लस y1 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर करोगे तो भी सही है। क्यों? क्योंकि इसको आगे पीछे किया तो माइनस साइन होगी, और माइनस का स्क्वायर है तो वो प्लस ही हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो वो प्लस ही होगा। तो किसी को भी 1 2 लो चलेगा। डन। तो अब हमारे पास P पॉइंट है जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, z1, और Q के भी होंगे x2, y2, z2। तो P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो सेम उसके जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। कैसे? से x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 टू दी होल। डन। यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर जो हम 10th में पढ़े थे, इसलिए तो बोला कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो चैप्टर आ रहा है 10th का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये तो कुछ भी नहीं लगेगा। ओके, तो वहां पे भी हम देखे थे, क्या देखे थे कि कोई पॉइंट 2 पॉइंट के इक्विडिस्टेंट पे है। इक्विडिस्टेंट पे है मतलब क्या? दोनों का उससे डिस्टेंस सेम है। फिर हम देखे थे कि 3 पॉइंट मिलकर बताओ कि लीनियर नहीं है, ऐसा तो लीनियर नहीं है, तो लीनियर है। लीनियर है के लिए क्या बताना था हमें कि 2 डिस्टेंस का सम, मतलब अगर ऐसे हम देखते थे, याद हो कि ये 3 पॉइंट है, 1 2 3, तो A B C। सो हम लीनियर के लिए क्या बोलते थे? AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC, ऐसा बोलते थे। फिर सपोज राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करो, तो उसके लिए हम बोलते थे कि भाई पाइथागोरस अगर अप्लाई हो रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो 2 का डिस्टेंस सेम आ जाएगा तो आइसोसेलेस है। डन। राइट एंगल ट्राइंगल, तो पाइथागोरस लगेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। ओके, फिर से पैरेललोग्राम, तो उसमें तो क्या है, कुछ भी, दोनों साइड ऑपोजिट साइड जो है वो सेम बता दो। तो पैरेललोग्राम में तो वही होता है, दोनों ऑपोजिट साइड सेम होते हैं। रेक्टेंगल भी बताना हो तो भी दोनों ऑपोजिट साइड सेम बता दो, और दोनों डायगोनल भी सेम बता दो। या तो फिर 4 एंगल है, वो 4 एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री बता दो। स्क्वायर प्रूव करना है तो ये तो वो सब बातें हैं, स्क्वायर और वो सब, लेकिन कंसेप्ट की बात करना। यहाँ पे वापस स्क्वायर नहीं आएगा, हम 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, 3D में थोड़ी स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, क्यूब आएगा। ओके, लेकिन कहने का मीनिंग समझ रहे हो? अंडरस्टूड? बस वही है। ओके, एक्स वाई जेड डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वो हमारा जो 10th में हमने पढ़ा था वैसा ही फॉर्मूला है। x2 माइनस, ये हमने लिखा वही। अगेन इसमें भी तुम x1 x2 को एक्सचेंज करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस होगा, अगर चेंज करोगे तो आगे माइनस आएगा, माइनस होगा और उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। 3D शेप, ट्रायंगल 3D शेप नहीं 2D। ट्रायंगल मतलब एक ही प्लेन में तुम ऐसे ड्रॉ कर रहे हो ट्रायंगल, पिरामिड होगा, पिरामिड 3D होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला हुआ है। हाँ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो 3D में है, मतलब कि ऐसा समझो कि ये जो शेप तुम्हें दिख रहा है, ओके, ये शेप जो तुम्हें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल। डन। लेकिन ये रेक्टेंगल 3D में है। अभी रेक्टेंगल 3D में है मतलब क्या? तो भाई ये अगर प्लेन में अगर ऐसे रखा होता तो तुम क्या बोलते कि सर YZ प्लेन में है, ऐसा ही बोलते ना। लेकिन मैंने ऐसे रखा हुआ है तो तुम क्या बोलोगे? रेक्टेंगल रखा हुआ है XYZ प्लेन में। क्यों? क्योंकि यहां से यहां भी तो आया है। समझ में आया? पक्का? उस तरीके से रखा हुआ है ऐसे।
फिगर की बात करें तो फिर जैसे कि सर्कल और स्फीयर, तो फिर ऊपर से टॉप व्यू से देखोगे तो दोनों गोले ही दिखेंगे, बट दोनों अलग अलग है। अंडरस्टूड? ओके। तो वैसे ही गिवन है कि ट्राइंगल गिवन होगा या रेक्टेंगल गिवन हो, पैरेललोग्राम गिवन हो, तो वो 3D में रखे हुए शेप है, 2D शेप को 3D में रखा हुआ है, समझ रहे हो? रेक्टेंगल रखा हुआ है, ऐसे आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, मतलब क्या 2D शेप को 3D में रखा हुआ है। उसके 3D में अगर 3 डायमेंशन में रखा, अगर मैंने यहां पर ट्राइंगल बना दिया तो तुम क्या बोलोगे, सर ये तो 2D में ही है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन और ये प्लेन XY प्लेन में है, तो ये 2D में है। डन। लेकिन मैंने वही ट्राइंगल को ऐसे थोड़ा निकाल के ऐसे कर दिया, यहां पर है ट्राइंगल हवा में, तो अब इसका क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहां पर उसके x और y ही थे सारे के सारे, लेकिन यहाँ पे x, y और z तीनों के तीनों होंगे, तीनों पॉइंट्स के। अंडरस्टूड? आया समझ? पक्का हिमांशु? ओके चलो, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला तीनों का हमें ऐसे ही मिल जाएगा। ओके हाँ, दैट्स इट, बस और तो कुछ है नहीं। ओके, डायरेक्टली एक्सरसाइज ही सिंपल। हाँ नहीं, सेक्शन फॉर्मूला मतलब था, सब कुछ निकाल दिया है, सेक्शन फॉर्मूला था यहाँ पर, और जो तुम वहां पढ़े थे ना उससे डिटेल्ड था, डिटेल्ड था। ओके, डिटेल्ड था मीनिंग क्या है कि वहां पर तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला जो तुम लगाते थे वो हमेशा तुम्हारा पॉइंट, ये जो सेक्शन तुम कट कर रहे हो, सपोज एक लाइन है और तुमने बोला कि एक पॉइंट उसका सेक्शन बना रहा है, तो वो पॉइंट हमेशा तुम्हारा लाइन के ऊपर ही था। लेकिन जो 11th में सिलेबस में था ना, वो ऐसा था कि वो तुम्हारी लाइन है, पॉइंट उसके बाहर भी हो सकता है, पॉइंट उसके बाहर भी हो सकता है। अब ये इसको कैसे डिवाइड कर रहा है, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब यहां से अगर तुम ऐसे लाइनें ड्रॉ करोगे, वो कंसेप्ट था कि वो बाहर है, मतलब उसके आगे निकल रहा है, तो वो सब कंसेप्ट था, लेकिन निकाल दिया है। ओके, सो जितना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही कम सिलेबस है। सो एनसीईआरटी एकदम 2-2 बार कर दो, एग्जाम्पल एक्सरसाइज के साथ एनसीईआरटी मिनिमम 2 बार कर दो, मिनिमम 2 बार, 11th में भी और 12th में भी। ओके, फिर तुम PYQ पकड़ो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पकड़ो, क्योंकि सोचो कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल्स होते हैं, ओके, वो न्यूमेरिकल्स अगर तुम करोगे और फिर ये करोगे तो ये लगे ये सब क्या है रे, एनसीईआरटी में तो कुछ न्यूमेरिकल ही नहीं गिवन है, ऐसा लगेगा। लेकिन ये बहुत बेसिक बनाया हुआ है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बनाया हुआ है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? कोई तुम से RS अग्रवाल देखो, RD शर्मा देखो, वो बुक देखोगे अगर, तो उसमें है अलग अलग लेवल के एग्जाम्पल्स, लेकिन हमें तो बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अभी बोर्ड में ही चेंज हो गया है, तो वी आर गोइंग टू सी कि अब वो लोग की स्ट्रेटेजी क्या है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ जो डिलीट कर दिया, अभी भी वो पूछ रहे हैं क्या, तो फिर हमें पुरानी बुक्स निकाल के उसमें से पढ़ाना पड़ेगा, या तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, दोनों, मुझे पढ़ाना भी पड़ेगा और तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा। ओके, उसकी प्रिपरेशन करनी है। बट अगर स्टेट बोर्ड की बात है तो स्टेट बोर्ड में तो एनसीईआरटी, फिर एंट्रेंस एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, दोनों के लिए वही है। ओके, सीबीएसई की बात हो तो एनसीईआरटी की तुमने तो इजी तो रहेगा ही तुम्हें। ओके, अखी पूरी की पूरी एनसीईआरटी आती है तो तुम्हारे लिए इजी है। और फिर थोड़े बहुत इधर उधर से क्वेश्चन कुछ हो गए, एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किया और पिछले 3 या 5 साल के पेपर कर लिए, तो तुम्हें भी सब कुछ आता है, ऐसा समझ में आया? ओके, बट वो कब, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब, नहीं तो नहीं होगा। अगर एनसीईआरटी ही एक बार नहीं की तो फिर एग्जाम्पलर और PYQ तो बहुत दूर है, नीड्स टाइम। इसीलिए कल बताया था ना, मैथ्स रोज करना है, क्योंकि वो तुम एग्जाम के अगले दिन ऐसे पढ़ के पूरा खत्म नहीं कर सकते। वो खत्म कर भी दिया तो वो रिस्की है एग्जाम में आया तो आया, नहीं आया तो गए, ऐसा क्यों? प्रैक्टिस नहीं है ना, कंसेप्ट क्लियर है लेकिन वहां हो जाना चाहिए ना, प्रैक्टिस नहीं है। अभी तो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स का तो हो गई है, तो 12th बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ आते हैं, यस आते हैं 12th बोर्ड में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट कम आते ही है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहे। डन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल ही है, समझ में आ गया? पक्का? श्योर?
ओके, चलो तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।